अच्छा सर, चैप्टर चैप्टर 9 है 5 आपके पास, चैप्टर 8 ही की से आ तरह रहा है। है। ये जो असाइनमेंट आप दिया है वो 5, 6 और 7 उससे आगे पीछे तो नहीं है ना? 5, 6, 7 जी वो जो आपने असाइनमेंट दिया वो 5, 6 और 7 में से है। हाँ, वो हाँ, जो वो आपको 5, मैंने 6, मिड टर्म 7 दिया है। 5, 6, 7 में से 8, 9 तो आपके फाइनल के ना। तो अब आज ये चैप्टर 9 है, तो इसमें भी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, लेकिन ये 2 सैंपल टेस्ट यानी ये 2 पॉपुलेशन के बारे में। चैप्टर 8 सर कवर ये आपको आखिरी तो चैप्टर है, इसके बाद भी है? नहीं नहीं, आपके इसके बाद 2 चैप्टर और हैं। आखिरी चैप्टर कैसे अच्छा, हुआ? और भी है सर? और भी चैप्टर है, अभी आपकी तकरीबन सर 11 चैप्टर राजा सर राजा कह रहा चैप्टर था 8 आखिरी चैप्टर। तो सर टेस्ट चैप्टर 8 अबाउट में भी चैप्टर अब कुछ चीजें क्लियर नहीं है सर, उसको आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। हाँ, तो बाद में मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। वो तो साथ साथ आपके, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। नहीं हो ठीक है तो सर, दोबारा ठीक है बता सर। दीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ठीक है इसमें सर। हमने ये टेस्ट अबाउट 2 पॉपुलेशन है, 2 पॉपुलेशन के बारे में टेस्ट करने। तो जैसे ये पॉपुलेशन 1 है, इसका मेन म्यू 1 है, और इसका जो प्रोपोर्शन है P1 है। इसका पॉपुलेशन 2 है, इसका मेन म्यू 2 है, और इसका प्रोपोर्शन P2 है। तो अब यहाँ पर हमने जो टेस्ट करने हैं ना, वो 2 पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के बारे में करने। यानी टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन मीन डिफरेंस यानी म्यू 1 माइनस म्यू 2। और इसी तरह जो दूसरी टाइप के टेस्ट हमने करने वो 2 पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बारे में करने, यानी P1 माइनस P2। चैप्टर 8 में जो एक पॉपुलेशन क्या एक मीन उसके बारे में टेस्ट और एक प्रोपोर्शन था उसके बारे में टेस्ट था। अब यहाँ पे हमने 2 पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस और 2 पॉपुलेशन के मीन के प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बारे में टेस्ट करने। तो बाज़ औक़ात हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं 2 पॉपुलेशन के मीन की वो क्या है, बल्कि हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या वो दोनों 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के मीन बराबर है या नहीं। मतलब बराबर होने का मतलब ये कि क्या उनमें डिफरेंस 0 है या नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल 1 है कि कंपनी है may want to test whether on the average its female employees receive equal salaries than its male employees for the same work। तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड है कोई कंपनी के वो सेम वर्क के लिए उसमें जो फीमेल एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी क्या वही है जो मेल एम्प्लॉइज की है। तो अब हम उनकी एक्चुअल सैलरीज में इंटरेस्टेड नहीं कि वो क्या है, कुछ भी हो सकती है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम ये वी वांट टू नो वेदर के जो म्यू 1 और म्यू 2 है फीमेल एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी और जो मेल एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी है ये बराबर है या नहीं, यानी इनमें डिफरेंस 0 है या नहीं। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास जो आपका जो टेस्ट है, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 पॉपुलेशन के मीन के बारे में। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें हम 2 पॉपुलेशन के बारे में हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे एग्जाम्पल 2 है। अब जैसे एक कंपनी है वो क्लेम करती है कि the average fuel consumption of their new model is 5 units less than their old model। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका जो न्यू मॉडल है उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो ओल्ड मॉडल से 5 यूनिट कम है। क्या मतलब है इसका 5 यूनिट कम है? मतलब जो मीन कंजम्पशन थी ओल्ड मॉडल की म्यू ओल्ड माइनस म्यू न्यू दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी जो है हम 2 पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें हम 2 पॉपुलेशन का जो मीन है उसके डिफरेंस में या उनके प्रोपोर्शन के डिफरेंस में इंटरेस्टेड होंगे। तो यानी वही 2 टाइप्स के टेस्ट हम करेंगे। एक जो आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी वो फॉर डिफरेंसेस बिटवीन मीन है, और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो जो प्रोपोर्शन का डिफरेंस है उसके लिए। तो इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो अब इसमें जैसे पहली टाइप का हम टेस्ट करते हैं, इसमें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है फॉर डिफरेंसेस बिटवीन मीन। अगर 2 पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के बारे में हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें पहले हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब है कि ये 2 ऐसी पॉपुलेशन से लिए गए जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, पॉपुलेशंस आर इंडिपेंडेंट, उनसे जो सैंपल लिए हैं वो इंडिपेंडेंट है। आगे हम देखेंगे डिपेंडेंट सैंपल्स कब होते हैं। तो ये पहले आपके पास है, ये आपके इंडिपेंडेंट सैंपल्स यानी अनपेयर्ड सैंपल्स हैं। इसमें जो सैंपल्स है वो पेयर्ड नहीं है। तो अब इसके अंदर जो आपके पास जो सैंपल मीन का डिफरेंस होगा हम उसको स्टैटिस्टिक्स के तौर पर यूज करेंगे, और उसकी मदद से जो पॉपुलेशन मीन में जो डिफरेंस है हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास जो सैंपल मीन का डिफरेंस है x1 बार माइनस x2 बार, उसकी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसका मीन है। तो मीन ऑफ सब म्यू सब x1 बार माइनस x2 बार, तो दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी ये म्यू1 माइनस म्यू2 के बराबर। जिस तरह सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, इसी तरह जो सैंपल मीन की डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये पहला फार्मूला है जो हमारे पास है। अच्छा, दूसरा फार्मूला, इसमें जो सैंपल मीन की जो डिफरेंस है उसकी स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? स्टैंडर्ड एरर यानी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड एरर है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स, तो उसका फार्मूला ये है आपके पास जो सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार है। तो ये स्टैंडर्ड एरर है आपके पास डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। तो ये बराबर है अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। देखिए अगर एक पॉपुलेशन होती है तो उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, जो कि
सिग्मा स्क्वायर का रूट आप बाहर निकाल सकते हैं तो वो बन जाता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है, बस सिर्फ ये दो पॉपुलेशन के लिए लिखा गया है। तो ये जो दो पॉपुलेशन के लिए हम जो स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ये उसका फार्मूला है। और अगर हमारे पास जो है पॉपुलेशन जो है उनके स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं मालूम हो, बल्कि उसकी जगह सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन S1 और S2 मालूम हो, तो फिर हम इसको इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार के ऊपर हमने कैप लगाया हुआ, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सिंपली बस ये फर्क होगा कि सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह S1 स्क्वायर होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह S2 स्क्वायर होगा। तो बिल्कुल जो है वही तरीके कार है, बस सिर्फ फार्मूलों का फर्क है। तो अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप समझ जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9.1 है कि 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर कलेक्टेड। तो फॉर द फर्स्ट सैंपल ऑफ 60 एलिमेंट्स, तो ये 60 आपके पास क्या है, ये जो पहला सैंपल है ये उसका साइज है, ये n1 है, n1 आपके पास है 60। द मीन वाज 86। इस सैंपल से जो हमें मीन मिला है वो 86 है। तो ये पहले सैंपल से मीन मिला है, ये x1 बार की वैल्यू है 86। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सैंपल से मिला है, ये पॉपुलेशन से नहीं मिला। इसमें आप लोग गलती करते हैं, जो सैंपल से चीज कैलकुलेट हो रही है उसको आप पॉपुलेशन के साथ मिला देते हैं, तो वहीं पे गलती हो जाती है। ये हमने सैंपल से कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये S1 है आपके पास, ये 6 है। और दी सेकंड सैंपल ऑफ 75 एलिमेंट्स, अब वो सेकंड सैंपल की बात कर रहा है। जो सेकंड सैंपल है ये उसका साइज है, ये N2 है आपके पास 75, उसका जो मीन है आपके पास 82 है, तो ये x2 बार है। और उसमें जो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस सेकंड सैंपल का, ये S2 है, ये आपके पास 9 है। तो ये सारा डेटा आपको गिवन है, यानी दो सैंपल के बारे में, दो पॉपुलेशन है, उनसे एक एक सैंपल आपने लिया है, तो दो सैंपल के बारे में आपको डेटा दे दिया है। दोनों सैंपल का साइज दे दिया है, दोनों सैंपल का मीन आपको दे दिया और दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया। तो पहला काम आपका ये है कि आराम से आप सवाल पढ़ लें, उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख लें, बता दें क्या है। अब आपने मालूम क्या करना है। पार्ट ए है, तो पहले पार्ट में बोल रहा है कंप्यूट द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। तो ये जो एस्टिमेटेड एरर इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें सैंपल की वैल्यूज यूज करनी है। तो ये जो एस्टिमेटेड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन है, यानी सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार कैप, ये हमने निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला अंडर रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, ऊपर वैल्यूज पुट करके इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 1.296। अच्छा, बी पार्ट में आप इसमें बोल रहे हैं कि यूजिंग अल्फा 0.01, ये आपको सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया है। तो टेस्ट, अब आपने टेस्ट क्या करना है, अब आपने यहाँ पे समझना है कि किस टाइप का टेस्ट है, 2 टेल्ड है, 1 टेल्ड है, यानी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसकी फॉर्म क्या होगी। तो टेस्ट वेदर द टू सैंपल्स कैन रीजनेबली कंसीडर टू हैव कम फ्रॉम पॉपुलेशंस विद द सेम मीन। तो हमने ये चेक करना है कि जो दोनों आपके पास सैंपल हैं, क्या ये ऐसी पॉपुलेशन से आए जिनका मीन सेम हो, मतलब क्या ये जो जिन पॉपुलेशन से हमने इनको ड्राइव किया, क्या उनके मीन सेम हैं। तो हमारा जो, अब स्टेप 1 पे आ जाए, जो अब हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका स्टेप 1 इसमें हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है कि दोनों पॉपुलेशन का मीन इक्वल है, यानी μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, या दूसरे अल्फाज में दोनों पॉपुलेशन के मीन का जो डिफरेंस है वो 0 है, तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 इक्वल। जी सर। इसका अल्टरनेट क्या होगा। हम अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट ये कि वो इक्वल है या नहीं। तो उसका अल्टरनेट क्या होगा कि दे आर नॉट इक्वल। तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो है कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, या दूसरे अल्फाज में इनका जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल टू की फॉर्म में है, तो जब भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होता है तो आपका जो रिजेक्शन रीजन होता है दोनों टेल्स में डिवाइड हो जाता है इक्वली। तो ये 2 टेल टेस्ट है आपके पास। तो हमें पता चल गया यहाँ से अल्टरनेट हाइपोथेसिस से कि ये 2 टेल टेस्ट है, अल्फा आपको गिवन है 0.01। ये तो पहला स्टेप हो गया। जी सर, ये स्टेटमेंट से कैसे पता चला कि इक्वल रखना है, स्टेप 1? ये इसमें देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट वेदर द टू सैंपल कैन रीजनेबली कंसीडर टू हैव कम फ्रॉम पॉपुलेशंस विद द सेम मीन। क्या ये दोनों सैंपल्स ऐसी पॉपुलेशन से आए हैं जिनका सेम मीन है, जिनका मीन बराबर है। सेम मीन का मतलब क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अब स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन है। अब ये Z डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये वैसे ही जैसे पिछले चैप्टर की तरह हम लोगों ने स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फार्मूलों का फर्क है, क्योंकि अब अच्छा इसमें सर, दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है, बाकी मेथड आपके पास प्रोसीजर वही है। तो अब क्योंकि इसमें दोनों सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है, तो अगर दोनों सैंपल का साइज लार्ज हो, ग्रेटर देन 30 हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम है या नहीं, तो यहाँ पे Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। तो अब हमें पता सर हमने चल जो पेपर भी अभी सॉल्व किया था सर, उसमें बस इसी तरीके से स्टेप फॉलो करना है ना, कोई एक्स्ट्रा तो काम नहीं करना। नहीं, अभी जो आपको पेपर में तो खैर ये चीज नहीं है ना, ये चैप्टर 8 तो आपके मिड टर्म के असाइनमेंट में थोड़ी है,
उसमें हाइपोथेसिस जी नहीं नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, जो भी हाँ। सवाल हमने आपने भेजे थे। जब आप सवाल करेंगे तो बिल्कुल इन्हीं मेथड से आप जो है इसी मेथड को यूज करके करेंगे। तो ये आपने दिखा दिया टू टेल टेस्ट है। टोटल आपके पास जो अल्फा था वो 0.01 था, इसका जो हाफ है 0.05 वो दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड हो गया। दोनों टेल्स में जो रेड पोर्शन है ये आपके रिजेक्शन रीजन है और ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, और बीच में जो ब्लू पोर्शन है आपके पास ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल वैल्यूज आपने निकालनी है, दो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, एक राइट हैंड साइड पे राइट टेल में पॉजिटिव है और लेफ्ट टेल में आपके पास नेगेटिव है। तो अब इसमें अभी क्योंकि जेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो अभी क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए ये जीरो और उसके राइट हैंड साइड पर ये जो आपके पास क्वेश्चन मार्क है इस पोर्शन का एरिया हम निकालते हैं। तो एरिया बिटवीन जीरो एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है 0.99 ये जो है आपके पास ये इसका हाफ होगा, ठीक है। तो हमने 0.99 का हाफ कर लिया, ये 0.495 हो गया। अब हम Z के टेबल में जाएंगे और उसमें हमें ये एरिया या प्रोबेबिलिटी मालूम है 0.495, इसको हम सर्च करेंगे या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। तो Z के टेबल से ये Z की वैल्यू जो है ये मैंने पढ़ ली, ये आ गई 2.57। तो अब हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो दो हो गई, एक प्लस 2.57 जो राइट टेल में है और एक माइनस 2.57 जो लेफ्ट टेल में। ये सेकंड स्टेप आपके पास हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप में तो हम ये बता देते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ये तो हमेशा इक्वलिटी की फॉर्म में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की आप सही फॉर्म लिख लें, क्योंकि फिर यहीं पे गलती हो कर सकते हैं आप, जिस तरह आपने करी थी क्विज में। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू की फॉर्म में, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड है कि मीन इक्वल है या नहीं। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि किसका मीन बड़ा है किसका मीन छोटा है, दे आर इक्वल और नॉट। तो अगर इक्वल है तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस है, और नॉट इक्वल है तो ये अल्टरनेट है। इसमें नॉट इक्वल टू आ रहा है तो ये टू टेल टेस्ट है। फिर हमने डिसाइड किया कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे, क्योंकि सैंपल साइजेस आर लार्ज तो Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। तो ये Z डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दी, इसमें मैंने दोनों टेल में अल्फा को रिजेक्शन रीजन को इक्वली डिवाइड कर दिया, रिजेक्शन रीजन दिखा दिए, एक्सेप्टेंस रीजन दिखा दिए, उनके एरियाज दिखा दिए, पोजीशन दिखा दी और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो कर दी। अब मुझे क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, तो Z के टेबल से जाके ये मैंने क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली, एक प्लस 2.57 एक माइनस 2.57। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आज अब जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जो डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन है x1 बार माइनस x2 बार। अब हम उसका स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, फिर उसकी जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू में यानी Z वैल्यू में या T वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसकी जो स्टैंडर्ड एरर है डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन की, उसका फार्मूला क्या आपके पास, तो ये सिग्मा सब x1 बार माइनस x2 बार कैप, तो ये है अंडर रूट s1 स्क्वायर। ये एक्चुअली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट ए में आप कर चुके, ये पार्ट ए में यही मालूम किया था उसने, तो ये पार्ट ए में आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर नहीं निकाला होगा तो यहाँ पे इस तरह ये फार्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 1.296 आ गया, स्टैंडर्ड एरर हो गई। ये पहली चीज कैलकुलेट कर ली स्टेप 3 में, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर की हमें जरूरत पड़ती है जब हम Z वैल्यू निकालते हैं। जब तक स्टैंडर्ड एरर नहीं आएगी Z वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि Z वैल्यू में नीचे हम स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं। अब आज ये जो हमारे पास सैंपल मीन का जो डिफरेंस है, अब हम ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है सैंपल मीन का डिफरेंस, अब हम इसकी Z वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल मीन का डिफरेंस है, यानी x1 बार माइनस x2 बार। अगर एक पॉपुलेशन होती तो एक सैंपल मीन होता, जस्ट x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब x बार होता। अब ये दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो अब इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 हो गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब x1 बार माइनस x2 बार, तो ये आपको खुद जो है क्वेश्चंस में ये डेटा आपको गिवन था। तो x1 बार आपको दिया हुआ था 86, x2 बार आपको दिया हुआ था 82, और जो μ1 माइनस μ2 की वैल्यू है ये आपको मिल रही है नल हाइपोथेसिस से ये 0 है, क्योंकि आप ये चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल हैं तो इनका डिफरेंस 0 है। तो x1 बार 86 रख दिया हमने, x2 बार हमने 82 रख दिया, और μ1 माइनस μ2 की वैल्यू हमें नल हाइपोथेसिस से मिल गई 0, और नीचे हमने ये जो स्टैंडर्ड एरर है 1.296 उसको रख के कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपके पास नंबर आ गया 3.09। ये आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व वैल्यू है। तो अब आपने इसको चेक करना है स्टेप 4 में कि ये रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में है। तो ये आपके पास अब स्टेप 4 है। अब इसमें ये Z डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज थी जो आपने स्टेप 2 में निकाली थी, यहाँ पे आपने निकाली थी। जब आपने डिसाइड किया था कि आप Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो वहीं पर आपने Z टेबल से ये क्रिटिकल वैल्यूज निकाली थी प्लस माइनस 2.57। तो अब आपने स्टेप 4 में ये क्रिटिकल वैल्यूज दिखा दी है, 2.57 है, ये माइनस 2.57 है, ये आपके रिजेक्शन रीजन है, रेड पोर्शन है आपके पास। अब ये जो आपके पास वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ये जो आपने निकाली है Z की सैंपल मीन्स की ऑब्जर्व वैल्यू, Z वैल्यू 3.09। अब आप देखिए किस रीजन में कहाँ पे होगी, रिजेक्शन रीजन 2.57 से बड़ी है वैल्यू, तो ये आपके पास इंक्रीज हुई, हाँ बढ़िए। तो 3.09 ये रिजेक्शन रीजन में, तो इसका मतलब है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
तो स्टेप 5 में अब हमारा कंक्लूजन लिखेंगे, तो एज द ऑब्जर्व्ड Z वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो दो सैंपल्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते तो कंक्लूजन क्या होता है, दे केम फ्रॉम सेम पॉपुलेशन विद सेम मीन। ऐसा नहीं है, दे केम फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन विद टू डिफरेंट मीन्स। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, सही है। अब इस तरह एक और एक्सरसाइज आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है, तो 9.1 है आपके पास। 2 independent samples were collected है आपके पास, और for the first sample 42 items, तो ये N1 दिया हुआ आपको 42। The mean was 32.3, ये X1 बार है, पहले सैंपल का मीन X1 बार 32.3 and the variance is 9। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो ये आपने सैंपल से कैलकुलेट किया है, सैंपल वेरिएंस है S1 स्क्वायर है 9, तो यहाँ से S1 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 9 का रूट ले लिया, 3 आ गया। अच्छा, फिर दूसरे सैंपल का डेटा दे रहा है, सेकंड सैंपल ऑफ 57 आइटम्स, तो N2 है 57, had a mean of 34। सेकंड सैंपल का मीन X2 बार 34 है, और जो वेरिएंस आपके पास इसका 16 है, तो S2 स्क्वायर 16 है, तो इससे यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4। तो ये आपको सारा डेटा मिल गया, दोनों सैंपल का साइज, उनके सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पहले पार्ट में ना आपने एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स निकालनी है, तो ये फार्मूला है वो जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में किया, अंडर रूट S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, इसको पुट करके सॉल्व कर लिया, तो ये स्टैंडर्ड एरर आ गई ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। जो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, टू सैंपल मीन है। अब पार्ट बी में आपको एक हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, अल्फा दिया हुआ 0.05। अब क्या पूछ रहा है, अब इस पर टेस्ट वेदर देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू शो द सेकंड पॉपुलेशन हैज ए लार्जर मीन। क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या इस बात की एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस है कि जो सेकंड पॉपुलेशन है यानी μ2 वाली, उसका मीन लार्जर है। लार्जर का मतलब आपके पास क्या है कि μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1, या और μ1 शुड बी लेस देन μ2। तो इसमें जो लार्जर है आप उसके हिसाब से देखेंगे आपका कौन सा टेस्ट है। तो अब हम पहले स्टेप 1 लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस तो हमारे पास क्या होगा कि दे आर इक्वल, यानी जो दोनों पॉपुलेशन है आपके पास उनके मीन्स इक्वल है, μ1 इज इक्वल टू μ2, या μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, इनका जो डिफरेंस है वो 0 है। अच्छा, अब हम किसको कह रहे थे कि कौन से किस नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम इस हिसाब से बनाएंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो सेकंड पॉपुलेशन है हैज ए लार्जर मीन। तो ये क्या होगा, μ1 इज लेस देन μ2। अगर ये बोलता कि फर्स्ट पॉपुलेशन हैज लार्जर मीन, तो फिर ये आपके पास क्या होता है, फिर ये आपके पास होता μ1 इज ग्रेटर देन। बात सुन रही है? तो जो भी आपसे कह रहा है, जो भी आपसे कह रहा है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर वो मैं कहता μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अगर ये कंडीशन होती तो फिर आपके पास राइट टेल टेस्ट होता। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि μ1 इज लेस देन μ2, या दूसरे अल्फाज में जो μ1 और μ2 का डिफरेंस है वो लेस देन 0 है। तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है, ये लेस देन की फॉर्म में आ रहा है μ1 के लिहाज से, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो अब हमें पता चल गया H1 की फॉर्म से ये किस टाइप का टेस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आप गलती कर सकते हो तो आगे सारा गलत होगा। तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या चेक करते हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि N1 N2 का साइज ग्रेटर देन 30 है तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो अब हम इसके डायग्राम दिखाते हैं। Z डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, सारा अल्फा जो है रिजेक्शन रीजन 0.05 वो लेफ्ट टेल में, ये रिजेक्शन रीजन दिखा दिया, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, ये क्रिटिकल वैल्यू क्योंकि लेफ्ट टेल में तो ये नेगेटिव होगी, तो हम किस तरह निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यू, हम Z के टेबल से निकालते हैं। तो ये 0 और एक क्वेश्चन मार्क के दरमियान जो एरिया है इसको किस तरह निकाले, 0.5 से रेड पोर्शन के एरिया को माइनस कर दिया 0.05, ये 0.45 आ गया। अब इसको हमने सर्च कर लिया Z टेबल से, तो ये 1.64 आ गया। अब क्योंकि हमारी Z नेगेटिव होगी तो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आ गई -1.64, तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये -1.64 है। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पर आए। अब इसमें पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, वो हम पार्ट ए में कर चुके हैं। पार्ट ए यही था आपके पास कि आपने स्टैंडर्ड एरर निकालनी थी, तो ये इस तरह ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम निकाल चुके हैं। अगर यहाँ पे निकालनी होती तो फॉर्मूले से निकाल लेते। ये स्टैंडर्ड एरर आ गई, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। अब आ जाइए जो स्टैंडर्ड और Z वैल्यू है जो सैंपल मीन के डिफरेंस की, उसको हम उसकी Z वैल्यू निकालते हैं। तो ये फार्मूला x1 बार माइनस x2 बार माइनस ब्रैकेट μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन डिफरेंस। तो x1 आपको दिया हुआ था 32.3, ये डेटा में गिवन है। 32.3 माइनस x2 बार ये आपको दिया हुआ 34, और μ1 माइनस μ2 ये h0 से इसकी वैल्यू ये 0 है, और नीचे स्टैंडर्ड एरर जो ऊपर कैलकुलेट करिए 0.704 वो निकाल ली। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, सैंपल स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है Z वैल्यू -2.41। अब आप चेक करें फोर्थ स्टेप में किस रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू थी -1.64। अब ये -2.41 आया था, ये और इससे लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो ये आपकी रेड पोर्शन में होगा, तो ये रिजेक्शन रीजन में।
तो क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी जो है जेड वैल्यू वो रिजेक्शन रीजन में लाई करती है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था? अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास ये था कि जो सेकंड पॉपुलेशन का मीन है वो ग्रेटर देन फर्स्ट पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस है कि जो सो वी कंक्लूडेड द सेकंड पॉपुलेशन हैज द लार्जर मीन। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल देखें वही आज ये भी, और ये एप्लीकेशन में ये एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस के लिए दी हुई है। जब आपके पास सेमी ऑटोमेटिक लाइन ये एक पॉपुलेशन है, इसका मीन दिया हुआ ये x1 बार है, ऑटोमेटिक लाइन का मीन दिया हुआ है ये x2 बार है। इस तरह ये s1 ये s2 है, ये n1 150 n2 200, ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो खुद आप इसको करिएगा, दो पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के बारे में टेस्ट है। तो इसका 9.3 भी इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। 9.4 जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें एक सैंपल है 32 मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो ये N1 दे दिया आपको, पहले सैंपल का साइज 32। तो सैंपल ऑफ 32 मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वाज चूजन ऑन January 1, 1996 एंड द एवरेज एनुअल रेट, इसका एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ओवर द पास्ट 30 डेज वाज फाउंड टू बी 3.23%। तो ये x1 बार दे दिया आपको 3.23 एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सैंपल से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वाज 0.51%। तो ये 0.51% आ गया, ये S1 है। तो ईयर अर्लियर, इससे एक साल पहले जो है ए सैंपल ऑफ 38 मनी मार्केट फंड्स, तो ये एक दूसरा आपको सैंपल दिया हुआ है 38 N2 है, शोड एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 4.36%, ये x2 बार है एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S2 है आपके पास 0.84। तो अब आ जाइए, ये तो सारा डेटा दे दिया। तो इज इट रीजनेबल टू कंक्लूड एट अल्फा 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल दैट मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन ड्यूरिंग 1995? डिक्लाइन का मतलब क्या है? जो 1995 के बाद जो हमने मालूम किया 1996 में, वो उससे कम होने चाहिए जो 1995 में थे। डिक्लाइन जब ही होगा ना जो बाद में हो वो कम हो। तो डिक्लाइन का मतलब है पहले वाले ज्यादा थे, बाद वाले कम थे, यानी इसका मतलब है μ1 इज ग्रेटर देन μ2। बात समझ में आ रही है? अगर ये बोलता है इंक्रीज तो फिर μ1 इज लेस देन μ2 होता, फिर बाद वाले ज्यादा होते। तो अब यहाँ पे हमने स्टेप 1 ले लिया, नल हाइपोथेसिस है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 माइनस μ2 का जो डिफरेंस है μ1 और μ2 का 0 है। और क्या डिक्लाइन वाली चीज दोबारा समझाएं। डिक्लाइन का मतलब ये है कि जो पिछली जो वैल्यू थी उससे अगर हम अब टुडे आज की वैल्यू कंपेयर करें, वो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? बताएं मुझे, कम होनी चाहिए? पिछली वैल्यू से कम होनी चाहिए सर, कम होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है जो पिछली वैल्यू है ना μ1 वो ज्यादा होगी, और जो अब अभी वैल्यू है 95 की वैल्यू, 95 में जो मीन वैल्यू है वो ज्यादा होगी, और जो 96 में मीन वैल्यू वो कम होगी। जब भी डिक्लाइन होगा ना, अगर आप कहते हैं मेरे नंबर्स जो हैं पिछले सेमेस्टर से डिक्लाइन होगा, इसका मतलब है कि पिछले सेमेस्टर में ज्यादा थे, इस सेमेस्टर में कम हो गए। ठीक है? तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो ये राइट टेल टेस्ट है आपके पास। तो अब इसमें क्योंकि N1 N2 ग्रेटर देन 30, अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं, तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अब वही क्रिटिकल वैल्यूज हमने निकाली। अब राइट टेल टेस्ट है, तो ये डायग्राम में सारा जो आपका रिजेक्शन रीजन है राइट टेल में आप ये क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, उस तरह Z के टेबल में जाके ये 0 और क्वेश्चन मार्क के दरमियान हमने एरिया निकाल लिया। ये 0.5 माइनस 0.05 से आ गया 0.45, इसको Z टेबल से पढ़ लिया 1.64। अब क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू राइट टेल में पॉजिटिव होगी तो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आ गए 1.64। तो अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करी। तो ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एरर है क्योंकि हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 S2। तो ये सब डेटा गिवन है, ये फॉर्मूला यूज किया है हमने, और इसमें पुट करके ये हमने स्टैंडर्ड एरर निकाल ली। अब जो डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन है हमने इसकी Z वैल्यू निकाल ली। तो x1 बार आपको दिया हुआ था 3.23, x2 बार था 4.36 और μ1 माइनस μ2 ये नल हाइपोथेसिस है, इसकी वैल्यू 0। नीचे स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, तो ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व्ड Z वैल्यू। अब कंपेयर करें इसे किसमें 6.92 है, ये आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाली थी ये आपके पास थी 1.64। तो साहब तो जो 6.92 है ये 1.64 से ग्रेटर देन है, तो ये रिजेक्शन रीजन में है, ये रेड पोर्शन में। तो हमारा जो है रिजल्ट क्या होगा? स्टेप 5 में हम कंक्लूजन लिखेंगे क्योंकि ऑब्जर्व्ड Z वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड एक्सेप्ट H1। H1 को एक्सेप्ट कर लेते तो उसका मतलब है वी कंक्लूड दैट द मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन ड्यूरिंग 1995, वो डिक्लाइन हुए। सही है? तो ये आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे ये मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आपकी नई मीटिंग शुरू होगी।